नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वन के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेक्चर 3.1 और 3.2 की समरी विद एक्टिविटी को कवर करेंगे। तो आप समरी वीडियो को भी देखें और एक्टिविटी के हर क्वेश्चन को मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट बचे नहीं। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन, एक सीधी लाइन के ग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वीक 2 तक। अब हम वीक 3 में क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ये जो है एक अंग्रेजी का शब्द है क्वाड्रेटिक, मतलब जिसका मतलब दो से होता है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें दो स्क्वायर स्क्वायर की जो है वो हो, स्क्वायर वाला फंक्शन हो, जिसमें एक्स स्क्वायर वाला एलिमेंट हो। आइए देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये कुछ ऐसा दिखता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, ये हो गया फंक्शन का, ये मतलब ये फॉर्मेट ऐसा हो गया। कंप्लीट फॉर्मेट जो होगा वो ऐसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कंडीशन ये है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ए अगर जीरो हो गया तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा ये जीरो हो जाएगा। तो ये अगर जीरो हो गया तो हमारा वो फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रह जाएगा। फिर वो केवल बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, वो एक सीधी लाइन का फॉर्मूला है। एम एक्स प्लस सी जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, जो हमने वीक 2 में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन का। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जिससे कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ये टर्म्स हैं इनको देखो, ये बोला गया है क्वाड्रेटिक टर्म बोला गया है। ये वाले को, पहला वाला जो टर्म है इसको क्वाड्रेटिक टर्म बोला गया है। और बी एक्स जो है इसको लीनियर टर्म बोला गया है, क्योंकि सीधी लाइन में जो होता है एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें एक्स के साथ जो टर्म है ये, इसको लीनियर टर्म बोला गया है। और सी बोला गया है कांस्टेंट टर्म। मतलब कि पहला वाला टर्म है वो आपका डिसाइड करेगा उसकी क्वाड्रेटिक नेचर को, और दूसरा वाला टर्म उसके एक्स को सीधा लाइन जो होगा वो क्या होता है इस फंक्शन में, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको ये डिसाइड करेगा। एंड सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब कोई भी आप फंक्शन देखा करो, जैसे हम इसको ऐसे अगर वाई करके लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाई भी लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप ये देखा करो कि जैसे मैंने पिछले वीक में भी कराया था कि अगर x जीरो होगा तो y क्या होगा, एंड y जीरो होगा तो x क्या होगा। तो देखो, अगर y जीरो होगा तब तो ये पूरा फंक्शन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो भी होगा। लेकिन अगर x जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू सी हो गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो है वाई एक्सिस पे जो पैराबोला जो कट करेगा, x इज इक्वल टू जीरो है एंड y इज इक्वल टू सी है, यानी कि जो इसका क्वाड्रेंट जो हो गया, कोऑर्डिनेट जो इसका हो गया वो हो गया 0, c, और ये होगा y एक्सिस पे। तो कहने का मतलब कि ये जो c टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। देखो, इनके साथ जो x लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर है और x है, तो ये तो चेंज होंगे, वेरिएबल्स हो गए। लेकिन c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है। यानी कि वो जो हमारा ग्राफ होगा इसका, वो y एक्सिस पे c पॉइंट पे कट करेगा, y इज इक्वल टू सी पे ग्राफ हमारा कट करेगा y एक्सिस को। ठीक है, इतनी चीजें यहां से जानकारी मिली। आगे चलते हैं। कह रहे थे ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। अच्छा, अब देख लो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो इस तरह का फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के शेप का होता है। पैराबोला आपको पता है क्या होता है? पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, कप के डिजाइन का होता है, ऐसा ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे, ये शेप जो होता है पैराबोला का होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ग्राफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दैट सेटिस्फाई द फंक्शन। ठीक है, हमें अगर ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में ये बोल रहा है। हम आइए आगे भी इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाना है
जनरेट ए टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द फंक्शन। एक्स और वाई की वैल्यू के साथ एक टेबल बना लो। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। उसमें हम एक्स की कोई वैल्यू ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक यहाँ पे फार्मूला लिया गया है, फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं बोलेंगे इसको, फंक्शन बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम x की कोई -2 एक वैल्यू ले लिया, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 लिया तो ये हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर, एंड ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 2 हो जाएगा +4 +1। तो यहाँ पर 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू -1 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1, और 1 एंड 4 ऐसे 3-4 पॉइंट्स हमने बना लिए x और y के, और उन पॉइंट्स को हम कर देंगे मार्किंग, उन पॉइंट्स की कर देंगे ग्राफ पे हम मार्किंग, और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्मूथ लाइन खींचेंगे तो हमारा पैराबोला बन जाएगा दोस्तों। अच्छा, तो अब आप कहोगे यार 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी हमें लेने हैं वो अगर हम कहाँ पे लें कि हमें पैराबोला का शेप सही मिले। ओके, हम तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और इनको मिलाते हुए 4 लाइन, इनको सीधी एक लाइन खींच देंगे, तब तो हमें पैराबोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो जो 3-4 पॉइंट आप लेंगे उसमें भी एक ट्रिक आपको रखना पड़ेगा। आइए आगे देखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कह रहा है ऑल पैराबोला हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट इज द ग्राफ पेपर कंटेनिंग। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है दोस्तों, आओ देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अभी मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैराबोला जो होता है ये कप शेप का होता है, मैंने आपको बताया। तो कप शेप में जो भी होगा पैराबोला, वहां पर एक लोअर या अपर पॉइंट होगा। पैराबोला जो होगा वो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से टर्न करेगा, तो यहाँ पर एक उसका लोअर पॉइंट होगा, या इस तरीके से आए इस तरीके से टर्न करे तो यहाँ पर एक अपर पॉइंट होगा। एक मतलब ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पैराबोला टर्न करेगा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो भी आप 3-4 पॉइंट डिसाइड करोगे पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए, ये वर्टेक्स के आसपास डिसाइड करो। यानी कि यहाँ पर वर्टेक्स है तो यहाँ पे वर्टेक्स है, तो आपने ये पॉइंट एक ले लिया वर्टेक्स वाला, एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में अगर ले लिया तो फिर आप पैराबोला ड्रॉ कर पाओगे। चाहे तो आप 2 और पॉइंट ले लो, तो इनको मिलाते हुए आप पैराबोला को ड्रॉ कर पाओगे अच्छे से। तो ये वर्टेक्स होता है दोस्तों। ओके, तो वर्टेक्स वाले पॉइंट पे अगर हम वाई एक्सिस के सिमेट्रिक एक लाइन खींच दे ऐसे, तो ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं दोस्तों, तो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है समानता, मतलब इस पॉइंट इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इस ग्राफ को हम फोल्ड करते हैं तो इसका इधर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को कवर कर लेगा। यानी कि यहाँ पर उसकी बीच वाली लाइन बन गई। जैसे आप जहाज बनाते हैं तो पेपर को बीच से फोल्ड करते हैं ताकि लेफ्ट एंड राइट साइड का उसका जो विंग्स हो वो बराबर शेप का हो, ताकि आपका एरोप्लेन का बैलेंस जो है एयर में अच्छे से बने। कागज वाले एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एयर में अच्छे से बने। तो इसीलिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, जहां से अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को कवर कर लेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है पैराबोला के ग्राफ में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है वीडियो में आगे आएगा, मतलब वीडियो बोला हूँ स्लाइड में, बट मैं आपको यहीं बताता हूँ वर्टेक्स निकालने का क्या तरीका होता है। तो वर्टेक्स वाला जो ये पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पर एक आपका होगा कोऑर्डिनेट एक्स या वाई। यहाँ पर तो ये जो है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जरूरी नहीं एक्स एक्सिस को टच करे, पैराबोला इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आइए आपको बताता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट का होता है -b/2a, -b/2a। ये आप याद कर लो, लिख लो कहीं पे, ये फॉर्मूला है। तो ये -b/2a कैसे है, ये जो जैसे एग्जांपल दिया गया इसी में हम देखते हैं। ए हमारा क्या है, ए और फॉर्मेट जो अभी भी इसका फॉर्मेट होगा पैराबोला के फंक्शन का, वो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ax² + bx + c, इस फॉर्म में हम इसको इमेजिन करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करो, ए क्या हो गया, ए हमारा हो गया 1, बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया 2, तो हमें चाहिए -b/2a यानी कि -2 और a हो गया हमारा 2, 1 × 2 यानी 2, -b/2a हो जाएगा, -2/2 यानी कि हो जाएगा -1।
तो x की वैल्यू हो गई -1। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, तो इसमें -1 रख के निकाल लो y की वैल्यू। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड यहाँ पर -1 इंटू 2 हो जाएगा -2 और ये +1, तो 1 1 ये कैंसिल हो गया यानी -2। तो हमारा जो वर्टेक्स का आ गया x की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू -2, तो वर्टेक्स का पॉइंट आ गया -1 कामा -2, यानी कि x की वैल्यू -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 यहाँ पे हो गई, वर्टेक्स हमारा हो गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि ये ग्राफ जो है गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ये ग्राफ गलत है। यहाँ पर x की वैल्यू तो -1 होगी, y की वैल्यू -2 होगी, यानी कि नीचे आपका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ पे आएगा, तो ये ग्राफ गलत है। नहीं गलत कैसे है यार, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, देखो यहाँ पे आया है x नहीं, तो ये x इज इक्वल टू -2 पे है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा हम फिर से एक बार देखते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने, x हमारा -b/2, x हमारा -1 आया, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा और ये +1, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि -2, y की वैल्यू -2 ही आएगी, x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू -2 आएगी, तो ये ग्राफ गलत है दोस्तों, समहाउ ये ग्राफ गलत है। ग्राफ के लिए एक वेबसाइट होता है दोस्तों, मैं अभी जब उसकी जरूरत होगी मैं दिखा दूंगा, जहां पर अपने ग्राफ को लिख करके चेक कर सकते हो। 1 मिनट अगर मैं कर पाया तो अभी दिखा देता हूँ आपको, वेट। तो दोस्तों ये डेस्मॉस करके वेबसाइट होता है, इसे आप गूगल पे सर्च करके ओपन कर सकते हो। डेस्मॉस पे आप कोई भी यहाँ पर फंक्शन लिखते हो, इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो हमारा ग्राफ था, और देखेंगे उसका ग्राफ कैसे बनता है। जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो लिखते हैं एक्स, तो ये डेस्मोस की साइट है, इस पे आप इक्वेशन को लिख करके उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ओके दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देखिए ये मैंने लिखा है, बट वो कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ये सही क्लियर नहीं दिख रहा है, सम प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो कोई नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हो सकता है आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, बट इसका ग्राफ देखिए वही बना है जो सर ने स्लाइड में दिखाया है, तो वो ग्राफ सही है। तो इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं, और गलती हो जाती है किसी से भी, तो कोई डरने की बात नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये रहा पेन। तो यहाँ पर देखिए हम गलत क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर तो -1 है तो 1 हो जाएगा, एंड ये -2 और +1, तो हमने +1 और +1 कैंसिल कर रहे हैं, कितनी बड़ी हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये 1, ये 1, ये -2 और +1, ये हो जाएगा 1 एंड 1 2, -2 हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0 होगा, यानी y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0, तो हमारा x -1 हो गया और y 0 होगा, तो अब देखिए अब ये सही है, x -1 एंड y 0 है यहाँ पे, तो ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, आप समझ लिए। तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारा वर्टेक्स -1 का 0 हो जाएगा, ये ग्राफ सही है। ओके चलो, तो ये हो गया वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के आजू बाजू हम 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट अगर हम निकाल लें, जैसे माइनस एक्स की वैल्यू -1 है, y 0 हो गया, फिर एक्स की वैल्यू -2 पे निकाल लें और एक्स की वैल्यू एक लेफ्ट साइड 0 पे निकाल लें, तो ये हम 3 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से हम जो है इसके वर्टेक्स के अगल बगल अगर 2 3 पॉइंट ड्रॉ कर लें, उसके बाद उसको मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व खींचे, तो ये पैराबोला हमारा बन जाएगा। ओके आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ऑल पैराबोला हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज द ग्राफ पेपर कंटेनिंग द ग्राफ ऑफ पैराबोला,
द पॉइंट एट विच द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो पैराबोला को कट करेगी उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज सी, मतलब वाई एक्सिस को जहां पर वो फंक्शन कट करेगा वो वैल्यू सी होगी। वो मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो सी आता है आपको मिलेगा, यानी कि वो वाई एक्सिस को सी पे कट करेगा। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि ये फंक्शन हो गया और वाई इंटरसेप्ट सी हो गया। एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है। ये x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टी, किसका इक्वेशन है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि जो पैराबोला का सिमेट्रिक लाइन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी इसके वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कही जाती है। x का वर्टेक्स पॉइंट तो ये हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू इतना है, और हम लिख देंगे अगर x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू ये, इसको मेंटेन करते हुए अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल, तो वही लाइन जो होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और उसका जो फंक्शन होता है वो यही होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। टू बी डिराइव्ड लेटर लिखा है, मतलब इसको कैसे आया है बाद में बताएंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई टू ए, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी उसी को बोलते हैं। आओ, तो y इंटरसेप्ट ये हो गया, ये ग्राफ बनाना यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम्पल ऑफ ए ग्राफ ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है दोस्तों की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो कैसे हम पता करेंगे कि जो ग्राफ होगा उसमें हमारा ये इस तरह का अगर होता है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और इस तरह का ग्राफ होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये डिफाइन करेगा जो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक टर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए वाला टर्म होता है क्वाड्रेटिक टर्म। तो ये वाला टर्म डिसाइड करेगा कि ग्राफ आपका ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो इसमें क्या आता है कि जब a इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होगी, a इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ग्राफ हमारा ओपन्स अप एंड हैज मिनिमम वैल्यू। तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलेगा और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर a की वैल्यू निगेटिव में होती है, लेस देन जीरो होती है, तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड खुलेगा एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा पैराबोला का, और हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और जब बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, डोमेन और रेंज आपने पढ़ रखा है फंक्शन वाले चैप्टर में। डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन होता है x की वैल्यू, रेंज होता है y की वैल्यू। तो रेंज क्या होगी? देखिए x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है पैराबोला में। x की वैल्यू क्यों होगी? आप कुछ भी फिट करते जाओ इस साइड एंड इस साइड x की, इस साइड x की, तो x की कोई रेंज, डोमेन का कोई रेंज नहीं। तो डोमेन मैक्सिमम आपको अनलिमिटेड मिलेगा, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो, प्लस में भी माइनस में भी, वो आप फंक्शन टू फंक्शन डिफाइन करेंगे हम आगे। रेंज क्या होगी? y की जो रेंज होगी वो वर्टेक्स जहाँ पे होगा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट, वहां पे y की एक फिक्स रेंज होगी, बाकी दूसरे साइड कोई फिक्स नहीं होगी। इधर पैराबोला अनलिमिटेड है, इधर पैराबोला अनलिमिटेड है, तो एक पॉइंट उसका फिक्स होगा, दूसरे साइड में y का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो कह रहा है कि रेंज इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है, such that function of x is greater than or equal to f minimum, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यूज के लेकर के और उसके ऊपर ये रेंज होगी। या फिर दूसरा कह रहा है कि रेंज इज इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम से नीचे, मैक्सिमम वाले पॉइंट से लेके नीचे पूरे उसका रेंज होगा। तो ये होता है रेंज। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, डिटरमाइन वेदर एफ हैज ए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -6 एंड सी की वैल्यू है 9। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू 9 हो गई। ए हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पैराबोला हमारा ऊपर की ओर खुलेगा और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हो गया, मिनिमम वैल्यू होगी। अब क्या होगा इसका वर्टेक्स? तो वर्टेक्स में होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी की वैल्यू -6 है, तो माइनस बी यानी +6 अपॉन 2a, ए हमारा 1 है तो बड़ा 2 हो गया, तो हमारा x की वैल्यू 3 हो गई। x की वैल्यू 3 हो गई तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू x, यहाँ पर 3 रख दो, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 तिली 18 प्लस 9, 9 9 18 माइनस 18, y इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0। देखो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, तो ये हो गया वर्टेक्स।
ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर पार्ट खत्म होता है, हम करेंगे एक्टिविटी 3.1 को सॉल्व। ओके, चलो देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द ग्राफ इन फिगर 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ग्राफ 4 दिया है, इसमें कौन सा होगा आपको पूछा गया है। तो इसमें आप जो है अगर टेढ़ा वाला रास्ता अपना अप्लाई करोगे तो आप इसकी वैल्यूज निकालो, एक्स पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, वैल्यू सारे कंपेयर करो एक्स और वाई की। सिंपल तरीका अप्लाई करो तो देखो भैया, ये पैराबोला का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पैराबोला का फंक्शन है। तो ये एक पैराबोला है और ये एक पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, दो पैराबोला होगा, इसमें से एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव है, यानी आपका पैरा अपवर्ड होगा, पैराबोला जो होगा अपवर्ड होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी होना चाहिए सही इसमें। देखिए ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट दिस वन। इसमें ए की वैल्यू क्या है, -1 है, ये पैराबोला नहीं है, कैंसिल, ये पैराबोला नहीं है, कैंसिल। अब इसमें दो ग्राफ है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जो आपका ए की वैल्यू निगेटिव में है, -1 है, इसका मतलब पैराबोला आपका डाउनवर्ड होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत हो जाएगा ए। ठीक है, ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 डिटरमाइन वेदर y हैज ए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा जी, तो इसमें देख रहे पैराबोला हमारा a पॉजिटिव है, तो पैराबोला हमारा अपवर्ड होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। और ये कितना होगा, आइए निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होती है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देखिए y हैज ए मिनिमम वैल्यू और डिटरमाइन करना है, y की वैल्यू निकलनी। तो x बी इक्वल टू क्या होगा, -b/2a। ओके, माइनस b कितना है 10 है, तो -10/a कितना है 1 है, तो 2। तो x इज इक्वल टू हो गया -5। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू -5 यहाँ रख देंगे वैल्यू में। तो एक्स स्क्वायर है यानी कि 25 एंड प्लस 10x यानी कि -50 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 25 एक 26 -50 इज इक्वल टू -24, मिनिमम वैल्यू विद -24। ठीक है, ओके, आगे चलें। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 3.1 खत्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे और लेक्चर एक्टिविटी देखेंगे 3.2 को। चलो 3.2 भी मैं खोल लेता हूँ, ये है, और साथ के साथ हम 3.2 को भी कवर कर लेते हैं। इसमें लिख देता हूँ मैं ये है हमारा मैथ 1 3.2। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज को कुछ एग्जांपल के थ्रू और कंटिन्यू किया गया है। एक्स स्क्वायर मैंने डिटरमाइन वेदर एफ हैज ए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इफ सो कितना होगा। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये होगा मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और कितना होगा तो आप निकाल लो, -b/2 यानी -6, -6 यानी +6 हो जाएगा 2a/2। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख लो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड -6×3 = 18 प्लस 9 हो गया 0। तो 3,0 होगा, 3,0 होगा। तो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ। डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, एंड रेंज क्या होगा, रेंज आपका होगा वाई की वैल्यू यानी कि 0 से लेके आगे तक। तो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, द एक्स कोऑर्डिनेट है द -b/2 3 है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू 3 हो गई। डोमेन कह रहा है पूरा आर होगा एंड रेंज होगा 0 से लेके ऊपर तक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये इस तरह के एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए टूर बस इन चेन्नई सर्व्स 500 कस्टमर्स पर डे। 500 कस्टमर पर डे जो है एक बस जो होती है ढोती है, 500 कस्टमर उसके हैं। तो द चार्ज इज 40 रुपीज पर पर्सन। एक आदमी का जो टिकट है वो है 40 रुपीज। करा द ओनर ऑफ द बस सर्विस एस्टिमेट दैट द कंपनी वुड लूज 10 पैसेंजर पर डे फॉर ईच रुपये 4 फेयर हाइक। तो जो ओनर है वो ये देखता है कि अगर वो पर डे जो है अगर 4 रुपए किराया बढ़ाते जाए, आज 40 रुपए है तो कल 44 कर दे, फिर 48 कर दे,
इस तरीके से वो किराया अगर बढ़ाते जाए तो वो कह रहा है कि वो पर डे हर दिन अगर 4 रुपये किराया बढ़ा रहा है तो उसके 10 कस्टमर घट जा रहे हैं, फिर अगले दिन 4 रुपये बढ़ा रहा है तो फिर 10 कस्टमर घट जा रहे हैं। मतलब वो पर डे जब एक्स अमाउंट ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, 4 रुपये, 4 रुपये वो पर डे जो है इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पर वो -10 कस्टमर को लूज कर रहा है, 10 कस्टमर उसके लूज होते जा रहे हैं। तो उसको ये जानना है कि मैं अगर हम कितना किराया बढ़ाऊं, कितने दिन बढ़ाऊं, 4-4 रुपए करके कितने दिन बढ़ाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद अगर मैं बढ़ाता हूं तो जैसे पैसेंजर घटेंगे तो हमारा प्रॉफिट घटने लगे, तो मुझे घटने वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कहाँ तक हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सपोज जैसे 500 कस्टमर हैं, तो 500 कस्टमर में 40 रुपये अगर वो किराया ले रहा है तो उसका पर डे कितना आ रहा है, 5 को 20 और 20,000 रुपीज उसका जो है पर डे सपोजेट आ रहा है। अब अगर वो 4 रुपये बढ़ा देता है तो उसका 44 हो जाएगा, यानी कि और उसे 10 कस्टमर घट जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 490 इंटू 44। तो 490 इंटू 44 कितना होता है, ये होगा आपका 21,560। तो मतलब कि अगर उसके 10 कस्टमर घट भी गए तो उसका 21,560 रुपये हो गया अगले दिन उसका टोटल कमाई। तो यानी कि 20,000 से 21,560 हो गया, यानी उसको फायदा हुआ दोस्तों। तो अब वो ये देखना है उसको कि कितना मैं घटाते जाऊंगा, कितने दिन तक इसको बढ़ाते रहूंगा फेयर, कस्टमर घटते भी रहे और हमें जब फायदा बढ़ता रहे। और एक पॉइंट आएगा जब कस्टमर इतने घट जाएंगे कि आपका फायदा बढ़ना नहीं होगा, आपका घटना शुरू हो जाएगा फायदा, भले ही आप किराया बढ़ा रहे हो। तो ये चीज हमें निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच शुड द फेयर बी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इनकम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के इनकम को बढ़ाने के लिए फेयर कितना होना चाहिए। ओके, तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बनेगा, हम मान लेते हैं कि जो 4-4 रुपए करके वो बढ़ा रहा है पर डे, तो उसको एक्स नंबर ऑफ डेज, एक्स नंबर ऑफ डेज तक वो बढ़ाता है तो उसका कमाई मैक्सिमम होगी। एक्स नंबर ऑफ डेज बढ़ाएगा तो एक आदमी का किराया कितना हो जाएगा, पहले उसका 40 रुपये किराया था और 4-4 रुपए करके वो बढ़ा रहा है, तो एक्स नंबर ऑफ डेज तक बढ़ाएगा तो 40 + 4x, तो एक आदमी का किराया हो जाएगा 40 + 4x। ठीक है, और एक्स नंबर ऑफ डेज तक अगर वो बढ़ा रहा है तो एक आदमी का किराया 40 + 4x हो जाएगा मैक्सिमम नंबर वाले दिन। और 10 पैसेंजर को लूज कर रहा है पर डे, तो एक्स नंबर ऑफ डेज में उसके 10x पैसेंजर लूज हो जाएंगे। तो 10 टोटल पहले पैसेंजर थे 500 माइनस 10x, तो ये हो गया। तो ये पैसेंजर लूज वाला हो गया। तो उसका जो टोटल फेयर बनेगा फाइनल डे पे कितना बनेगा, तो उसके जो पैसेंजर बचे 500 माइनस 10x बचे, और एक आदमी का किराया होगा 40 + 4x, तो इनका हम गुड़ा कर देंगे तो उस दिन हमें जो है आ जाएगा कि कितना किराया होगा मैक्सिमम, दैट इज वाई। ओके, इसको हम वाई बोल लेते हैं। तो इसको हम गुड़ा करते हैं 40 इंटू ये आएगा इतना, देखो ये गुड़ा करने पर ये आएगा, कहाँ आएगा, ये फार्मूला आ गया था ना, ये 40x² प्लस 1600x प्लस 20,000, 40x², 40 ये होगा x² कहाँ से आएगा, माइनस है ना ये। ओके, तो -40x² होगा दोस्तों, यहाँ -40, 4 ये 4x है, ये -10x है, तो जब गुड़ा होगा तो -40x² प्लस 1600x और प्लस 20,000। 1600x कैसे आएगा, 4x और 4x और 500, तो 5 चौक को 20, तो ये हो जाएगा 2000x और -10x और 40, तो ये हो जाएगा -400x। तो ये 2000 में से 400 जाएगा 1600x। ठीक है, और कांस्टेंट पार्ट क्या होगा 500 और गुड़े 40 प्लस 20,000, तो ये फार्मूला बनेगा -x² प्लस 1600x प्लस 20,000। तो ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस साइन है, यानी पैराबोला आपका जो होगा अपवर्ड होगा। अपवर्ड होने का मतलब ये हुआ, नहीं अपवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा ना, माइनस ए हमारा माइनस में है, यानी कि हमारा जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड होने का मतलब होगा कि बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट जाएगा मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद पैराबोला की वैल्यू घटने लगेगी।
तो वो पॉइंट क्या होगा, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, तो 1600 है तो माइनस 1600। क्या हो रहा है, हाँ x की माइनस 1600 बटे टू ए, माइनस 40 इंटू टू यानी कि माइनस 80, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो x हमारा क्या था, नंबर ऑफ डेज था, तो 20 दिन तक अगर वो ऐसा करता रहे, 4-4 रुपए बढ़ाते रहे और 10-10 कस्टमर घटते रहे, तो 20वां दिन जो होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो हम y की x की वैल्यू 20 रख के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा उसका मैक्सिमम कमाई कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आया था उसका एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस बी बाई टू है, यानी 20 हो गया, तो 20 को पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 36,000, मतलब उसकी मैक्सिमम कमाई होगी 36,000, इसमें आप x इज इक्वल टू 20 रखोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 36,000 आएगी, तो यानी 36,000 उसके टोटल कमाई होगी, और उसके नंबर ऑफ कस्टमर कितने बचेंगे, वो 500 माइनस 10x, तो 10x कितना 20 आ गया, तो 500 माइनस 10 इंटू 20 यानी 200, तो 200 कस्टमर लूज हो जाएंगे, उससे 300 कस्टमर बचेंगे, तो 300 कस्टमर बचेंगे और उससे कमाई 36,000 की हो रही है, तो पर कस्टमर उसके जो फेयर हो गया कितना हो गया, 3600 बटे 300 कर दो, तो ये हो जाएगा 120, तो पर कस्टमर उसका फेयर हो जाएगा 120, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 40 प्लस हमने निकाला था 40 प्लस 4x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इंटू 4 यानी कि 80, तो ये हो गया 120, यहाँ से भी आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, जो एक आदमी का मैक्सिमम फेयर होगा 120 होगा, ऐसे भी हमने निकाल लिया कि कमाई 36,000 है, कस्टमर बच रहे हैं 300, तो ऐसे भी आ गई उसकी 120, तो कुल मिलाकर के आ गया कि उसके जो कस्टमर बचेंगे 300 कस्टमर बचेंगे, और उसके पर कस्टमर की फेयर होगी 120 रुपए, और उसकी कमाई टोटल 36,000 होगी, ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलें अब एक्टिविटी 3.2 पर देख रहे हैं, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आइए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्व ऑन द सरफेस ऑफ बनाना एज सोन इन फिगर कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका जो इक्वेशन है वो ये है, shown in the blue color in figure is walking from one end to the banana, चींटी जो है यहाँ से चल के यहाँ तक जा रही है एक एंड से दूसरे एंड पर, what will be the x coordinate of the ant's location once it reaches the vertex of its path, vertex जो है यहाँ पे होगा, तो x लोकेशन उसका x कोऑर्डिनेट पूछ रही है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई टू ए, ओके b कितना है यहाँ, b है 2 यानी कि माइनस 2 बाई ए है 1 2, तो ये कितना हो गया -1 हो गया, x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, घबराना नहीं है, चित्र क्वेश्चन देख के बहुत ही ईजी होगा, आपको कोशिश करना है। नेक्स्ट करा है कि देव एंड अनन्या बॉट 20 टॉयज टुगेदर, देव और अनन्या ने मिलकर 20 खिलौने जो है एक साथ खरीदे, फ्रॉम दीज 20 टॉयज देव लॉस्ट 3 टॉयज, देव के 3 टॉयज लॉस्ट हो गए, अनन्या ने लॉस्ट किए 4 टॉयज, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ दियर टॉयज इज 42, can you form an equation for Dev to know how many toys did he have initially? Let us assume Dev initially had X number of toys. Okay. तो देव के पास जो थे X नंबर ऑफ टॉयज पहले थे, तो अनन्या के पास कितने होंगे, अनन्या देव और अनन्या ने मिलकर 20 टॉयज खरीदे थे, तो X इसके पास हो गए, तो इसके पास हो गए 20 माइनस X। ठीक है, तो फ्रॉम दिस 20 टॉयज कह रहा है कि देव लॉस्ट 3 टॉयज, देव ने 3 टॉयज लॉस कर दिए, तो अब देव के पास कितने बच गए, वो बच गए x माइनस 20, नहीं नहीं सॉरी 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 यार, देव ने कितने लॉस कर दिए 3 टॉयज लॉस कर दिए, तो x माइनस 3। ठीक है, और अनन्या ने कितने लॉस कर दिए, अनन्या ने 4 टॉयज लॉस कर दिए, यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब जो दोनों के पास बचे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द करेंट नंबर ऑफ देयर टॉयज 42, तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुड़ा x माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स वो है 42,
तो इसको सॉल्व कर लो, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले करेंगे एक्स से 16 में, तो होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 में 48 एंड प्लस 3x इज इक्वल टू 42। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3x और 16x प्लस 19x माइनस 48 इज इक्वल टू 42। माइनस एक्स प्लस 19x माइनस 48 इज इक्वल टू 42, ये बनेगा इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसको इक्वेशन बनाना है। ए मेडिसिन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस वाई नंबर ऑफ वैक्सीन एवरी डे। ओके, वाई नंबर ऑफ वैक्सीन एवरी डे वो प्रोड्यूस कर रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच वैक्सीन इज ₹100 प्लस द नंबर ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड ऑन दैट डे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच वैक्सीन, ओके, कॉस्ट ऑफ ईच वैक्सीन, कॉस्ट ऑफ ईच वैक्सीन जो है वो है ₹100, 100 प्लस द नंबर ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर ऑन दैट डे। उस दिन कितना हो रहा है वाई, ये हो गया 100 प्लस वाई। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 10,000। पर्टिकुलर डे जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 10,000। तो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ जो है वैक्सीन जो है वो है वाई, और एक वैक्सीन की कॉस्ट 100 प्लस वाई है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो जाएगा वाई इंटू 100 प्लस वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई, और ये कितना है 10,000 है, दैट इज इक्वल टू 10,000। इसी का हमें फॉर्मूला बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फाइंड द वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, वर्टेक्स निकालना है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्स की जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a, और यही होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो -b/2a लिख लो, तो -4/2। तो x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू -2, यही होगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमें वर्टेक्स के पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने, तो x बराबर -2 आ गया, तो इसको रख लो वहां पे x की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 एंड -4 दूनी 8 और +5 इज इक्वल टू 9 - 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारा वर्टेक्स जो हो गया, वर्टेक्स कितना हो गया, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, तो -2 1 एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू -2। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अनन्या runs a shop selling books. The profit she makes from her shop is given by the number A, where U is the amount that spends on book binding. Okay, find the value of U in order of maximize the profit. अगर इसका जो ग्राफ कैसा होगा, देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो कोफिशिएंट है वो -2 है, यानी कि ग्राफ आपका बनेगा डाउनवर्ड। तो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम यहाँ वर्टेक्स पे। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जो u यानी यहाँ पर x के यहाँ पर u है, तो u की वैल्यू होगी -b/2a। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए तो -b हो जाएगा -40 एंड बाई 2a, हाँ 2a, तो 2 इंटू -2, a की वैल्यू है -2, तो कितना हो जाएगा -40 अपॉन -4, दैट विल बी 10। तो u की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, नेक्स्ट करा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय अनन्या शॉप। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, u की वैल्यू 10 हो गई, तो प्रॉफिट यानी कि pu हो जाएगा 100 प्लस 10 लिख देंगे, तो 40 दहा में 400 एंड माइनस 10 2u स्क्वायर, 100 इंटू 2 यानी 200। तो ये हो जाएगा 400 में से 200 गया, 200 प्लस 100 यानी कि 300। तो ये हो जाएगा हमारा 300, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 300। ओके,
दोस्तों तो यहाँ पर ये 2 लेक्चर और उसके विद एक्टिविटी खत्म होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दो कुछ जो भी ऐसा लगे और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। थैंक यू।